हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग नाबार्ड का कैमल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। उससे पहले प्लीज़ गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दिस। तो कैमल फ्रेमवर्क क्या है? कैमल फ्रेमवर्क नाबार्ड द्वारा इशू एक फ्रेमवर्क है। देखा जाए तो कैमल का फुल फॉर्म क्या है वो हम लोग धीमे धीमे देखते हैं। सी फॉर कैपिटल एडिकेसी, ए फॉर एसेट क्वालिटी, देन मैनेजमेंट क्वालिटी, देन अर्निंग्स, देन लिक्विडिटी एंड देन सेंसिटिविटी। अब एक एक पॉइंट को अलग अलग डिस्कस करेंगे। कैपिटल एडिकेसी क्या मतलब है? कैपिटल एडिकेसी का मतलब है कि ये असेस करना है कि जो बैंक है उसके पास क्या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है, किस लिए? लॉसेस को कवर करने के लिए। कोई भी अगर एक्सपेक्टेड लॉस होंगे, कोई भी पोटेंशियल लॉसेस होंगे तो उनको कवर करने के लिए क्या इतना बफर है उसके पास। यहाँ मतलब किससे? जो टीयर 1 टीयर 2 हम लोग कैपिटल की बात करते हैं बेसिल में, कुल मिला के उससे मतलब है। जो टीयर 1 होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है बेसिकली जो कोर कैपिटल होता है, जो कि सीधे सीधे हमें इन्वेस्टर से प्राप्त होता है, जो हमारा कैपिटल होता है, मतलब एज अ बैंक का कैपिटल होता है। टीयर 2 क्या होता है? जो कि उसकी कुछ लायबिलिटी होती है, वो बैकबोन तो नहीं है बट वो सेकेंड ऑप्शन के रूप में लिया जा सकता है। ये इसका मोटी मोटी डेफिनेशन है। की पॉइंट देख लेते हैं। जो रेगुलेटर है वो ये देखता है कि बैंक के जो कैपिटल रिजर्व है रिलेटिव टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं? जो भी लोन और इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको पता होगा, इन लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी लोन या एडवांसेस होते हैं उन सब पे कुछ ना कुछ रिस्क होता है। जो उसी प्रकार जब लोग एनपीए हो जाते हैं लोन या लॉस एसेट में चले जाते हैं तो उनमें तो बहुत ही ज़्यादा हमें रिजर्व करना पड़ता है। लेकिन जो इनिशियली हम लोग स्टैंडर्ड अकाउंट्स भी होते हैं उनमें भी रिस्क वेट्स होता है कि अगर कोई सिक्योर्ड लोन है तो उसमें रिस्क रेट कम रहेगा, कोई अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो उसमें रिस्क रेट ज़्यादा रहेगा, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो रिस्क रेट कम रहेगा, कोई अगर रेजिडेंशियल है और ग्रुप हाउसिंग है तो उसमें रिस्क रेट ज़्यादा रहेगा। इस तरह से डिसाइडेड होते हैं, जिससे प्री डिसाइडेड होते हैं। तो उन बेसिस को उनको कंसीडर करते हुए जो कैपिटल एडिकेसी है वो डिसाइड करी जाती है। ठीक है, कुल मिलाए कहने का मतलब ये है कि अगर कैपिटल ज़्यादा है बैंक के पास तो इसका मतलब क्या है कि वो फाइनेंशियल शॉक्स अच्छे से डील आउट कर सकता है बैंक। अब बात करते हैं एसेट क्वालिटी की। एसेट क्वालिटी का काम क्या होता है? इसका काम होता है जो बैंक की क्वालिटी, जो लोन्स हैं, भाई बैंक के एसेट्स क्या हैं? जो उसके लोन्स और इन्वेस्टमेंट है भाई उसके एसेट्स हैं, और जो डिपॉजिट है वो उसका लायबिलिटी, ये बेसिक है उसका बैंक का। तो जो बैंक के लोन्स दिए गए हैं उनकी क्वालिटी क्या है, मतलब क्या उन लोन्स या इन्वेस्टमेंट्स का रीपे होने के चांसेस हैं या कम है या ज़्यादा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि एसेट क्वालिटी क्या है। फिर से भाई सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की बात आ गई है। रेगुलेटर क्या करता है? रेगुलेटर मतलब एज ए नाबार्ड या आरबीआई, इनका क्या काम होता है कि ये इस चीज़ को रिव्यू करते हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, ऐसे लोन्स जो कि वापस नहीं किए, जो मतलब जो वापस नहीं आए हैं बैंक के पास, पैसा इनमें जमा नहीं हुआ है, तो उसके बेसिस पे बैलेंस शीट को असेस करते हैं कि ओवरऑल बैंक की हेल्थ कैसी है एसेट्स की कंपैरिजन में, एसेट्स के कंसर्न को लेते हुए। मैनेजमेंट क्वालिटी देखते हैं। मैनेजमेंट क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि बैंक की जो लीडरशिप है वो बैंक के ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में कितना सक्षम है, और पास्ट में उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो कितना फ्रूटफुल हुए हैं, ये मैनेजमेंट की क्वालिटी को डिसाइड करता है। मतलब ये उसके इसमें क्या होता है, रेगुलेटर जो होता है वो इसको देखता है कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो कितना कॉम्पिटेंट है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, वो कितनी इफेक्टिव हैं, जिससे कि बैंक का जो फ्यूचर है वो कितना सेफ है या साउंड है भी या नहीं। नेक्स्ट है इसमें अर्निंग्स का। अर्निंग्स का मतलब होता है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है कि जो बैंक जो है कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है कंसीडरिंग इट्स एक्सपेंसेस एंड रिस्क। जो भी खर्चे कर रहा है, जो भी रिस्क ले रहा है, उसके हिसाब से कितना इनकम बैंक जनरेट कर सकता है। इसमें रेगुलेटर इस बात को एग्जामिन करता है कि बैंक की जो नेट इनकम है, जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, मतलब इंटरेस्ट इनकम हो गया या फीस हो गया या उसके ऑपरेशंस के थ्रू जो भी प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं वो कितना हो सकता है, ये अर्निंग्स में काउंट होता है। लिक्विडिटी वैल्यू, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जो बैंक है क्या उसके पास सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स हैं, मतलब कैश या इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है। जो बॉन्ड्स हैं, जो गोल्ड्स हैं, उनको लिक्विड एसेट्स नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन बात क्या है, जो लिक्विड एसेट्स जिनमें कैश और इक्विवेलेंट्स आते हैं, जिसमें कि तुरंत शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, जिससे कि कोई भी बड़ी समस्या बैंक्स पर ना आए, उसके लिए क्या मेजर्स हैं या क्या प्रिपरेशंस हैं बैंक के पास। जो रेगुलेटर है वो उसमें देखता है कि कितना क्विकली, कितनी जल्दी से जल्दी फंड मैनेज कर सकता है बैंक, वो उसकी लिक्विडिटी पर डिपेंड करता है। तो कैमल किस तरह से काम करता है? जो रेगुलेटर है वो कैमल फ्रेमवर्क को एक तरह से ऐसे यूज़ करते हैं कि पीरियोडिक, यानी एक निश्चित अंतराल पर, समय अंतराल पर बैंक का एग्जामिनेशन किया जा सके, सारा डेटा को गैदर यानी इकट्ठा करके उसको सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, और जो इंटरव्यू मैनेजमेंट है, जो मतलब मैनेजमेंट है, उसको इंटरव्यू करके देखा जाता है कि उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है। इसमें कैमल में क्या होता है, हर एक कंपोनेंट को 1 से लेकर 5 तक एक रेटिंग दी जाती है।
इसमें 1 का मतलब होता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और 5 का मतलब है कि जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। तो जितने भी हमने पीछे कैमल में डिस्कस किए, कैपिटल एडिक्वेसी हो गया, एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी, ये सारे के सारे इन सारे पॉइंट्स पर 1 से लेके 5 के बीच में मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब रेटिंग करी जाती है। तो जो ओवरऑल जो रेटिंग आती है कैमल की, मतलब एवरेज रेटिंग जो ओवरऑल आती है सारे पॉइंट्स को मिला करके, वो बैंक की हेल्थ को डिसाइड करती है कि बैंक में कितना अच्छा इस बैंक का फ्यूचर है, क्या इस बैंक की स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। क्या इंपॉर्टेंस है कैमल का, देख लेते हैं। पहले तो इंपॉर्टेंस ये है कि रिस्क मैनेज करता है। जो कैमल है वो रेगुलेटर और बैंक मैनेजमेंट दोनों के जो पोटेंशियल रिस्क हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, और इजीली बैंक के मैनेजमेंट की कमियां पता चल जाती हैं, उनकी वीकनेसेस पता चलती हैं, और वेल विद इन टाइम पता चल जाती है। भाई चीज़ बिगड़ गई फिर पता चली क्या फ़ायदा। लेकिन इसमें क्या होता है, इस रेटिंग की हेल्प से पहले से ही जो रेगुलेटर है उसको इस बात में पता चल जाता है कि आगे क्या समस्या आने की संभावनाएँ हैं। मार्केट कॉन्फिडेंस आता है। अगर एक अच्छी रेटिंग मिलती है, भाई आप भी अगर किसी भी कंपनी का सामान लेते हैं, अगर उसकी रेटिंग अच्छी है तो आपको लेने में आसान रहता है। छोटा सा आप चीज़ ऑनलाइन भी परचेस करते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से, तो भी आप ऐसा देखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कैमल रेटिंग जो कि रेगुलेटर के थ्रू आ रही है, उसमें मार्केट का कॉन्फिडेंस रहता है बैंक्स के अंदर। उसमें मार्केट को फ़ायदा होता है, स्टेबल बैंक मिलता है, और बैंक को फ़ायदा होता है कि अगर उसका काम अच्छा है तो उसको बहुत ईजिली मार्केट से वो कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है। जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो सारी की सारी बैंक्स को कंप्लाई करनी होती हैं। कैमल का जो असेसमेंट है उसमें जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि लीगल लिमिट्स के भीतर वो काम कर सके। तो कैमल फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली एक क्रिटिकल टूल है जो वैश्विक स्तर पर बैंकिंग जो रेगुलेटर है उनको मॉनिटर करता है, बैंकिंग रेगुलेटर्स को हेल्प करता है कि वो जो बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हेल्थ और परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें। जो इवैल्यूएट करते हैं सारी कैमल के अंदर, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, अर्निंग और लिक्विडिटी, ये सब बैंक को स्टेबल बनाते हैं, रेजिलिएंट बनाते हैं, मतलब समस्याओं से आगे जूझने की ताकत देते हैं, और कैपेबल बनाते हैं किस लिए, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अब बात करते हैं ई कैमल एससी क्या है। ई कैमल एससी क्या है, जो कैमल मॉडल था उसी को इन्हांस किया गया है। इन्हांस किया गया मतलब ई का मतलब देखिए, इसमें ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मत समझिएगा, इसमें ई का मतलब इन्हांस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। तो नाबार्ड ने क्या किया है, कैमल को रिवाइज किया है थोड़ा सा, क्योंकि रिस्क अलग अलग तरह के चेंज हो रहे हैं, और उसका आप नाम कर दिया ई कैमल एससी। तो ये जो फ्रेमवर्क है इसमें ई क्या स्टैंड करता है, इन्हांस्ड। ये जो ट्रेडिशनल कैमल मॉडल है उसमें कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं। आपने लिक्विडिटी तक तो पढ़ा था कैमल में, ठीक है। अब उसमें क्या बढ़ गया है, सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क, ये बढ़ गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो पैरामीटर्स हैं उनको भी असेस किया जाएगा। तो जो इन्हांस्ड कैमल एससी है ये भी एक सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है जो कि बैंकिंग रेगुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेडिशनल, जो पहले हमने भी लास्ट स्लाइड्स में देखा कैमल फ्रेमवर्क, उसी में है, बस उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें बढ़ाई गई हैं। जो फ्रेमवर्क ये पूरा ई कैमल एससी मतलब इन्हांस्ड, मैं बार बार इन्हांस्ड बोल रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में रह जाए कि ई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ई मतलब इन्हांस्ड है। इसका मेन उद्देश्य क्या है इस फ्रेमवर्क का, कि जो ओवरऑल जो असेसमेंट है बैंक्स का वो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो सके, और रिस्क मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं उनको सही किया जा सके, मतलब उनको मैनेज किया जाए। तो जो ई कैमल एससी है इसको फेजेस में मतलब इसके जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो फेजेस में किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बैंक, जिससे कि जो रेगुलेटरी बॉडी क्या हो गया, इसमें नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, ये सब लोग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके रिस्क प्रोफाइल को पूरी तरह से असेस कर सकें वेल विद इन टाइम। ये क्या करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको हेल्प करता है कि वो रिस्क को इफेक्टिवली असेस कर सकें, और स्ट्रेंथन कर सके, बैंक को सुपरवाइज कर सके, और बैंक को गाइड कर सकें, जिससे कि वो बेटर पोजीशन में आ सके और अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस में आगे बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट है वो इसके संबंध में, ई कैमल संबंध में एडवाइजरी और सर्कुलर जारी करता है। जो डॉक्यूमेंट है वो इस गाइडेंस को प्रोवाइड करता है कि कैसे हमें रिस्क, मतलब एज ए बैंक को कैसे रिस्क को मैनेज करना है, कंप्लायंस कैसे करना है, जिससे कि किसी भी तरह की समस्या फ्यूचर में बैंक को ना आए। जो बैंक है उनको, हर किसी बैंक को ई कैमल एससी को कंप्लाई करना है नाबार्ड का, और फॉलो भी करना है। उनको एक इस्टेब्लिश करना है एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, और जितनी भी नेसेसरी डेटा पॉइंट्स जो भी बताए जाएंगे इनकी रिपोर्ट में, उन सबको फॉलो करना है, जिससे कि रिस्क कम किया जा सके। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है ई कैमल एससी का, ये फेज्ड मैनर में किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द बैंक्स, जो भी बिजनेस साइज़ होगा बैंक का। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें पहले इसको स्टार्ट किया जा रहा है, उसके बाद नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है। ये एक तरह से फेज्ड मैनर में ऐसे किया जा रहा है।
तो जो फेस्ड मैनर, जब फेस्ड अप्रोच होगी तो उसका मेन फ़ायदा क्या है कि तो अडॉप्शन जो होगा इसका उसकी सिस्टम का वो इफेक्टिव हो सकेगा और अडेप्टेशन हो सकेगा, मतलब धीमे धीमे इस सुपरवाइजरी कंट्रोल की लोगों को आदत पड़ जाएगी, प्लस में जो भी कमियाँ होंगी वो धीमे धीमे इरेडिकेट होती जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बाय द टाइम इट रीचेस टू द नेक्स्ट बैंक वो एक बहुत प्रॉपर फ्रेमवर्क बन के तैयार हो चुका होगा। क्या क्या चैलेंजेस हैं इसमें उसकी बात कर लेते हैं। जो स्मॉल साइज़ बैंक है, जो छोटे बैंक्स हैं, उनको चैलेंजेस में फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट है भाई, जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिनका साइज़ छोटा होगा, जिन बैंक्स का जिनका बिजनेस कम होगा, उनको इसको कंप्लाई करने, उनको मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होगी। नाबार्ड जो है वो इसकी लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करते हुए इसके लिए गाइडेंस भी देता है और सपोर्ट भी प्रॉपर प्रोवाइड करता है कि इन्हांस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ कैसे डेवलप करी जा सकें। इसमें कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है इस फ्रेमवर्क में, इसीलिए फेस्ड मैनर में अप्लाई किया जा रहा है। तो वो क्या होगा कि जैसे एक बैंक पे अप्लाई होगा तो उससे जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो नेक्स्ट बैंक में बेटरमेंट ला सकते हैं, मतलब या फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस किया सकते हैं। कुल मिलाकर के रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल रेजिलियंस जो है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नाबार्ड का जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है उसका ये इनिशिएटिव है। जो ई कैमल फ्रेमवर्क है इसका मेन हमने समझ लिया है कि ये बेसिकली हर तरह का बैंक, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे सिटी कमर्शियल बैंक हो, सबकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा देगा, उसको ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट उसका अच्छा करेगा। ये क्या करेगा, एक तरह से इसका रिस्क बेस्ड अप्रोच है, जिससे कि नाबार्ड जिनको भी सपोर्ट करता है, चाहे रूरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे आपके आरआरबीज हों, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हों, उन सबको ये बेहतर एक रेटिंग प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी और मार्केट में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। जो ये अप्रोच है ये बेसिकली नाबार्ड का कमिटमेंट दिखाता है कि नाबार्ड कितना सीरियस है अपने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को लेकर के। With this we have come to an end. Thank you so much for watching. Do like and share and subscribe to the channel. If you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you.